हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है राजनीति विज्ञान विषय, जिसके टॉप 1000 एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 में आपके लेके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए। इससे पहले आपने पार्ट पहला नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मित्रों, इससे पहले भी हमने कई पार्टों में लगभग 2000 एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यानी यह हमारी जो 1000 टॉप एमसीक्यू सीरीज है, इसके अलावा हम लगभग 2000 प्रश्नों के बारे में पहले से भी चर्चा कर चुके हैं, जो स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मौजूद है। आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये क्या कह रहा है कि नीचे आपको दो कथन दिए गए हैं। कथन ए और कारण भी दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। और कारण दिया गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नर जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है, यानी सरल बनाती है। यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ या सरल बनाती है। और फिर आपको नीचे कूट दिए गए हैं, उनमें से आपको सही कूट का अपना चयन करना है। या ए आर दोनों सही है या आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी और डी भी आपके समक्ष है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप अपने मूल्यांकन स्वयं करिएगा। आप अपने पास पेपर और पेन ले सकते हैं, जिसमें आप ये भी आंकलन कर सकते हैं अपना स्वयं का कि आपके कितने परसेंट राइट हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और आपने अभी तक कौन सा टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने अपना कितना सिलेबस कवर किया है, यह भी आपको आंकलन लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक इस प्रकार की प्रणाली है जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को हल करती है, उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने की वकालत करती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है? यानी इनमें से वह कौन सा विचारक है जिसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र, पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है? एडवर्ड सिल्स, लूसियन पाई, ए एफ के ऑर्गेन्स्की, डेविड एफ्टर। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? 2 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के ये प्रकार किसने बताए? ऑप्शन आपका ए राइट होगा। एडवर्ड सिल्स ने ये प्रकार बताए हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं के। राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र, पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है राजनीतिक व्यवस्थाओं को एडवर्ड सिल्स। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न की संघीय व्यवस्था का अविशिष्ट शक्तियां राज्यों में नीत है। यानी वह कौन से देश है जिनकी संघीय व्यवस्थाओं में अविशिष्ट शक्तियां राज्यों में नीत है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, कनाडा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। वे देश जिनमें संघीय व्यवस्था में अविशिष्ट शक्तियां राज्यों में नीत है। क्या होगा 3 नंबर सवाल का राइट आंसर?
यदि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के बारे में बात करें, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके अलावा भारतीय संविधान में जो भी अवशिष्ट सूची है या अवशिष्ट मुद्दे हैं या शक्तियां हैं, वे केंद्र के पास है। यानी भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इनके अलावा जो भी विषय है उन पर अवशिष्ट शक्ति है जो केंद्र के पास है, भारत की संसद में निहित है। तो आपका ऑप्शन 2 तो आपका पहले से ही कट गया है। यदि आपको यह भारत का पता है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास नहीं है, तो आपका ऑप्शन 2 तो पहले से ही कट गया। तो 2 कट गया, 2 किसमें, तो इसमें यह भी नहीं होगा और यह भी आपका नहीं होगा। अब 3, 4 और 1 और 3 बचे हैं। अब अमेरिका की बात करें, पहले अपन बात करते हैं कनाडा, क्योंकि जो भारत में अवशिष्ट शक्तियों का जो ये प्रावधान लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, संसद के पास है। ये प्रावधान कहां से लिया हमने, ये कनाडा से लिया है मित्रों। तो आपका ऑप्शन 4 भी कट गया है। तो कौन बचा, पहला और तीसरा आपका बचा है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित है। तो अमेरिका में और स्विट्जरलैंड, ये 2 ऐसे कंट्री है जहां की अवशिष्ट शक्ति है जो राज्यों में निहित है, न कि संसद में। क्योंकि भारत ने जो अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान लिया है वो कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से प्रभावित है। जो शक्तियां राज्यों के पास नहीं है, ये केंद्र के पास है, संसद के पास है, अवशिष्ट शक्तियां। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। फोर नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आइए। एक तरफ आपको सिद्धांत दिए गए और दूसरी तरफ आपको सिद्धांतवादी दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है, सुमेलित करते हुए सही कोट का आपको चयन करना है। तो किस प्रकार ये सुमेलित होंगे, पहला आपको दिया गया लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत, दूसरा है लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत, तीसरा है लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत और चौथा है लोकतंत्र का बहुतंत्र सिद्धांत। एक तरफ आपको विचारक दिए गए हैं, आपको इन्हें सुमेलित करना है कि कौन सा सिद्धांत किस विचारक ने दिया है। अब यदि हम बात करें लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत किसने दिया है, तो लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत दिया आपका एंथोनी डाउन्स ने। सी आपका 1 से सुमेलित होगा। तो सी किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें आपका नहीं है। ऑप्शन आपका सी राइट हो रहा है कि सी आपका 1 से सुमेलित हो रहा है। एंथोनी डाउन्स जिन्होंने लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत दिया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है। अब लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत, लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत किसने दिया है, तो ए आपका 3 से सुमेलित हो जाएगा। एडी लिंडसे ने लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत दिया है। अब लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत किसने दिया, तो लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर ने दिया है। और बहुतंत्र दिया आपका रॉबर्ट डाहल, बहुलवादी, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत रॉबर्ट डाहल ने दिया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएंगे। लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत एडी लिंडसे, लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर और लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथोनी डाउन्स और बहुतंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट डाहल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया हॉब्स ने, लोक ने, रूसो ने, टीएच ग्रीन ने। बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया किसने, इस सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा। रूसो ने कहा था कि यदि लोग स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें जबरन स्वतंत्र किया जाएगा।
रूसो कहता है कि यदि लोग स्वयं स्वतंत्र नहीं होना चाहते तो उन्हें जबरन स्वतंत्र किया जाएगा। तो ये बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन करते हैं रूसो महोदय। इन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होना चाहता तो उसे जबरन स्वतंत्र किया जाएगा। 6 नंबर सवाल है, किसने लोक के राज्य के सिद्धांत को स्वतः मूलक व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति माना? जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो ये तीनों ही समझौतावादी विचारक है। अब किसने जॉन लॉक के राज्य के सिद्धांत को स्वतः मूलक व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति माना है? हेक ने, मैकफर्सन ने, ऑक्सफोर्ड ने, रॉल्स ने। ऑप्शन बी राइट होगा, मैकफर्सन ने लोक के राज्य के सिद्धांत को स्वतः मूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा दी। किसने इस विचार को व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? प्लेटो, अरस्तु, हीगल, हॉब्स। समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। ऑप्शन बी राइट होगा आपका, अरस्तु। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, एम के गांधी के अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक है या मार्ग जो महात्मा गांधी जी ने बताए हैं मानवीय आचरण के, वो कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। क्या होगा 8 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये जो 5 नियम है जो महात्मा गांधी जी ने बताए हैं, मानवीय आचरण के 5 नियम प्रतिपादित किए थे गांधी जी ने, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये 9 नंबर, ये भी आपका महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। एम के गांधी ने पूर्ण स्वराज, राम राज्य और सर्वोदय और पंचायती राज जैसे शब्दों का प्रयोग किया। किसके लिए? नागरिकता को निर्दिष्ट करने के लिए, अतीत के एक सुगध राज्य को निर्दिष्ट करने के लिए, राजनीतिक दायित्व को निर्दिष्ट करने के लिए, एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था निर्दिष्ट करने के लिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा पूर्ण स्वराज, राम राज्य, सर्वोदय और पंचायती राज जैसे शब्दावली का उन्होंने प्रयोग क्यों किया था? क्या कारण था इनके ये प्रयोग करने का? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, राइट आंसर का आप चयन करिएगा। यदि मित्रों आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर करिएगा, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि हमें हमारी गुणवत्ता कैसी है, हम जो आपके समक्ष विषय वस्तु ला रहे हैं क्या वह गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है, इसका आंकलन हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या लाइक के माध्यम से ही पता चलेगा। क्या हम जो विषय वस्तु आपके समक्ष ला रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, क्या आपके स्तर के लिए उपयोगी है या नहीं है, ये सभी पता हमें लाइक और कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चलेगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सवाल का 9 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने पूर्ण स्वराज, राम राज्य और सर्वोदय और पंचायती राज जैसे शब्दावली का प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। गांधी जी एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम करना चाहते थे। टेन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए, सुमिलित कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक तरफ आपको सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ विचार और दूसरी तरफ सिद्धांतकार है, आपको इन्हें सुमिलित करना है। न्याय आत्मा के गुण के रूप में, न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में, न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में, न्याय एक आनुपातिक के रूप में, यह आपको सुमिलित करना है।
यदि मित्रों आपको इनमें से 2 या 3 पता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब न्याय आत्मा के गुण के रूप में यह किसने कहा था? न्याय को आत्मा के गुण के रूप में किसने परिभाषित किया? तो यह आपका क्या था? प्लेटो ने। ये आपका 4 से सम्मिलित होगा यदि आपको ये पता हो तो किस किस में 4 आ रहा है? तो आपका बी तो कट गया और डी भी आपका कट गया। अब ए और सी बचा है। अब बी आपका किस? न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में। न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में ये किसने कहा? ये रॉबर्ट नॉजिक ने कहा है। बी आपका 3 से सम्मिलित होगा। न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में बी आपका 3 से, तो बी इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से है। अब न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में। न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में। अब ये आपको पता नहीं है। यदि आपको पता है कि न्याय एक आनुपातिक के रूप में, न्याय एक आनुपातिक के रूप में ये किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा था। तो डी आपका 1 से सम्मिलित हो रहा है। तो डी आपका 1 से किससे सम्मिलित हो रहा है? तो आपका ए ऑप्शन में डी आपका 1 से सम्मिलित हो रहा है और सी आपका किससे? 2 से। सी आपका 2 से। न्याय आत्मा के गुण के रूप में प्लेटो, न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में रॉबर्ट नॉजिक, न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में कैल्सन ने कहा है और न्याय एक आनुपातिक के रूप में यह बात अरस्तु ने कही है। आप ऐसे ए को जोड़ सकते हैं, ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आनुपातिक अरस्तु ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे के व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति है? यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर नियंत्रण या शक्ति है। यह बात किस विचारक ने कही है? जॉर्ज सार्जनबर्गर, हरमन हेलर, हॉज मेर्गेंथाउ और बर्ट्रैंड रसेल। हंस जे मेर्गेंथाउ, बर्ट्रैंड रसेल, हरमन हेलर, जॉर्ज सार्जनबर्गर। 11 नंबर सवाल का क्या होगा? राइट आंसर आप चयन करें। किसने कहा कि राजनीतिक के संदर्भ में शक्ति का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर नियंत्रण या शक्ति से है? ऑप्शन सी राइट होगा। हंस जे मोर्गेंताउ कहते हैं यथार्थवादी विचारक है, शास्त्रीय यथार्थवादी विचारक हंस जे मोर्गेंताउ, जिन्होंने यह विचार प्रतिपादित किया है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर नियंत्रण ही क्या है? शक्ति है। और यह कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संबंधों पर आधारित है। यह बात भी हंस जे मोर्गेंताउ कहते हैं। और हंस जे मोर्गेंताउ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स एमोंग ए नेशंस। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 12 नंबर। एक तरफ आपको संधि या प्रस्ताव है और दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया है कब यह हस्ताक्षरित हुई है। इसे आपको सुमेलित करना है। पहली आपकी साल्ट, सॉल्ट सेकेंड, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता। यह संधि कब प्रस्तावित या हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये आपका 2 से सुमेलित हो रहा है। 1979 में यह हस्ताक्षरित हुई थी। सॉल्ट सेकेंड। पीटीबीटी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पीटीबीटी आपकी कब हस्ताक्षरित होती है? तो यह होती है आपकी 1963 में, 1963 में। शांति के लिए अणु प्रस्ताव कब आया? शांति के लिए अणु प्रस्ताव कब आया? तो यह आपका आता है कोरियाई जो युद्ध होता है उसके पश्चात, कोरियाई युद्ध के दौरान शांति के लिए एकता प्रस्ताव आपको लाया गया था। शांति के लिए अणु प्रस्ताव जिसे कहा जाता है, यह आपका 1953 में आया। आईएनएफ ट्रीटी
आईएनएफ ट्रीटी हाल ही में काफी चर्चा में रही थी और यह कब हस्ताक्षरित हुई थी? यह आपकी हुई थी 1987 में। किसके मध्य? यूएसए और रूस के मध्य। लेकिन हाल ही में अमेरिका और रूस दोनों इस संधि से अलग हो गए हैं, यानी रूस और यूएसए दोनों ही इस संधि से अलग हो गए हैं, मध्यवर्ती परमाणु बल संधि से। इस प्रकार ये आपके सुमिलित हो जाएंगे। ए आपका 2 से, बी आपका 3 से, और सी आपका 4 से, और डी आपका 1 से, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था संसदीय सरकार का विचार, औपनिवेशिक स्वराज, डोमिनियन स्टेट, संघीय योजना, पृथक निर्वाचक मंडल। क्या होगा 13 नंबर सवाल का राइट आंसर है? ऑप्शन डी राइट होगा। पृथक निर्वाचक मंडल का विचार है जो नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ऑफ नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रकाशित हुई थी। 1927 में नेहरू समिति का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित विभिन्न गंतव्य या मूल्यों का सही क्रम विन्यास है, यानी आपको इनका क्रम क्या है? संविधान की जो प्रस्तावना में जो मूल्य या विन्यास दिए गए हैं, जो शब्दावली दी गई है, उनका सही क्रम क्या होगा? न्याय, बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और न्याय। इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है ऑप्शन का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होगा? इस 14 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार। कब हुआ? उस वक्त इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अमेंडमेंट हुआ इसके माध्यम से, और जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1977 के माध्यम से, जो इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुआ था। इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर है? ऑप्शन सी राइट होगा। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, और उसके बाद समता, और उसके बाद बंधुत्व की भावना। ऑप्शन सी ये शब्दावलियों का क्रम रहेगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए हैं और इसकी बैठकें 146 दिन हुई हैं। केवल पहला सही है, केवल 2 सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों गलत है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। पहला व दूसरा दोनों गलत है, क्योंकि मित्रों संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। 11 अधिवेशन हुए हैं, यानी कहां से कहां तक हुए हैं? तो यह आपके पहली बैठक 9 दिसंबर, पहली जो बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, इसके कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। सॉरी 11 अधिवेशन हुए इसके, यानी 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक इसके 11 अधिवेशन हुए हैं।
इसके भिन्न मत हैं। एक दृष्टि से देखें तो कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। क्लियर है। और इसकी बैठकें कितनी हुई है? तो इसकी कुल 166 बैठक हुई है। इसकी कुल 166 बैठक हुई है। और अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कुल 11 अधिवेशन और 166 बैठक हुई है। कई कई मित्रों आपको 12 अधिवेशन भी देखने को मिलते हैं। कुछ गाइडों में 12 अधिवेशन भी, उस उत्तर को भी राइट माना गया है। तो 12 अधिवेशन हुए, इसको कैसे गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा? यदि 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई है उसको यदि उसके अधिवेशन को यदि 7 माने तो इसके 12 अधिवेशन होते हैं। अब दोनों दृष्टि है। अब बोर्ड क्या आंसर राइट मानेगा ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करेगा। इस सवाल का अपन ऑप्शन डी मान रहे हैं। पहला व दूसरा दोनों गलत है। इसकी बैठकें 166 दिन हुई है और संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए हैं। अपन ऑप्शन डी को यहां राइट कर रहे हैं। तो मित्रों इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने चुनिंदा 15 सवालों के बारे में चर्चा की। आज इतने सवालों के बारे में चर्चा कर पाएंगे समय भाव के कारण। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नए सवालों के साथ। धन्यवाद।